नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जुड़ जाइए आप हमारे जीएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो जेएफ लॉ क्लासेस पर आप सभी को आईपीसी के वीडियो लेक्चर सुनना नहीं भूलना है, जो कि आप सभी के लिए आईपीसी के वीडियो लेक्चर निःशुल्क लेकर आए हुए हैं। यानी आपको इन लेक्चरों को सुनने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपको जो आईपीसी पढ़ाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस वीडियो को सुनना आप लोग ना भूलें। और वीडियो सुनने के कुछ नियमों को फॉलो ज़रूर करें। जैसे कि आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक। वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, जिससे क्या है आपको पूरी तरह से वह वीडियो समझ में आ सकेगी कि इसमें हमने क्या पढ़ा है और क्या चीज़ें हैं। और जो बातें याद रखने की है कि आपको क्या करना है, हेडफोन का उपयोग करना है और पेन और कॉपी और बियर एक्ट यदि आपके पास है तो उसको भी लेकर बैठें। ये सारी चीज़ें यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो आप इन सभी चीज़ों को लेकर बैठें, तब आपकी वीडियो समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी। लेकिन जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी ज्यूडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर बियर एक्ट पेन कॉपी कुछ भी नहीं है तो वो ऐसे ही वीडियो को सुन सकते हैं। इतना समझ में आ जाएगा वीडियो सुनने के बाद कि क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं आईपीसी में, किस अपराध में कौन सी धारा अप्लाई होती है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था उपहति के बारे में। किसके बारे में? उपहति के बारे में कल हमने टॉपिक को पढ़ रहे थे। अब आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है घोर उपपत्ति के बारे में। किसके बारे में? घोर उपपत्ति के बारे में। तो कल हमने समझा कि उपहति क्या होती है, स्वेच्छा उपपत्ति क्या होती है, स्वेच्छा उपपत्ति के लिए दंड कहाँ दिया गया है, और स्वेच्छा उपपत्ति यदि हत्यारों द्वारा कारित की जाती है तो उसके लिए दंड कहाँ दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमने कल 4-5 सेक्शनों में कवर की। अब आज उसी प्रकार, ठीक जैसे हमने उपहति को पढ़ा, ठीक इसी प्रकार से हम आज पढ़ने वाले हैं घोर उपहति को, कि घोर उपपत्ति क्या होती है, घोर उपपत्ति के लिए पनिशमेंट है कि नहीं है, और हत्यारों के साथ घोर उपपत्ति होती है तो उसके लिए पनिशमेंट कहाँ पर है। ये चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेक्शन को याद रखना है कि घोर उपपत्ति बताई गई है या परिभाषित की गई है, घोर उपपत्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। ये सेक्शन है हमारा 320।
कौन सा सेक्शन है? 320 सेक्शन है, आप सभी इसको ध्यान से देख लें। 320 सेक्शन यानी आज का जो सेक्शन है या आज का जो पूरा टॉपिक ऐसा है जो परीक्षाओं में इससे एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है और आपको इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना है। अब 320 पढ़ना है, 322 पढ़ना है, 325 पढ़ना है, 326 पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ना है? 320 पढ़ना है, 325 पढ़ना है, 326 पढ़ना है। आज आपको चारों सेक्शनों को समझना है कि घोर उपपत्ति के बारे में क्या प्रावधान है, कितना पनिशमेंट है, कितना क्या है, कहाँ स्वेच्छा घोर उपपत्ति, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। तो आ जाइए। अब देखिए, घोर उपपत्ति के जो ग्राउंड दिए गए हैं कि 8 ग्राउंडों के आधार पर हम मानेंगे कि ये घोर उपपत्ति कारित की गई है। कितने ग्राउंड हैं? 8, ये लिखे हुए हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार। 8 ग्राउंड, आप ये 8 ग्राउंड कह सकते हैं या 8 प्रकार कह सकते हैं कि इन प्रकारों में से यदि कोई प्रकार आता है तो ऐसा माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित की है। इतना क्लियर? देखिए, अब घोर उपपत्ति ऐसा तो है नहीं है कि स्वयं अपने आप व्यक्ति घोर उपपत्ति कारित कर ले। घोर उपपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कारित की जाती है, इतना तो आप जानते ही है। अब घोर उपपत्ति का मतलब है उपपत्ति यानी उसको चोटिल करना, और घोर का यानी अति चोटिल करना, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घाव देना। इसका मैं आपको सही तरीके से बता दूँ, बहुत ज़्यादा घाव देना। घाव जानते हैं आप? घाव। तो ये चीज़ें हम इसमें बताएंगे, इतना आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं इसके कि 8 ग्राउंड वो कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 8 ग्राउंड, पहले ग्राउंड में आता है पुंसत्वहरण। क्या है? पुंसत्वहरण। तो जो पुंसत्वहरण जो शब्द है, ये क्या है? आपको अनसुना सा शब्द लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये तो हमने सुना ही नहीं है। ये लिखा है, आप पढ़ लें इसको, मैं आपको ये बता दें। पुंसत्वहरण, अब इसका मतलब क्या होता है आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इसको बताता हूँ। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर गाँव में जो गाय के बछड़े होते हैं या बैल होते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप उसको समझ जाए। जो बैल होते हैं ना, तो उनके लिए क्या किया जाता है, जब वो ज़्यादा परेशान करते हैं या मारते जाना है, भगते जाना है, ये सारी चीज़ें करते हैं बैल, तो फिर उस दशा में गांव में इनके लिए काम किया जाता है। इनके काम को कहते हैं हम बदिया। बैल को बदिया करना। अब आपकी समझ में, जो गांव से होंगे उनकी समझ में ये आ गया होगा कि बदिया करना किसे कहती है। देखो, बदिये करने की मैं आपको सीधी बात करूं तो मान लीजिए जो बैल की जो नसें होती हैं प्राइवेट पार्ट की, उसको क्या है, एक किसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा उनको मसला जाता है, यानी उनको कुचल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या है वो नसें थोड़ा, जो कुचल देने से क्या है, जो बैल क्या है थोड़ा कम भगने लगता है या फिर वो परेशान कम करने लगता है, मारने कम करने लगता है। यानी हम इसको सीधी भाषा में कहें तो बैल इससे क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर
आपने बता दिया कि बैल का बधिया होना क्या होता है, कैसे क्या होता, सारी चीज़ हमारे समझ में आ गई। लेकिन इसका पुंसत्व हरण से क्या मतलब है? वो पशुओं के लिए है और आईपीसी बनाई गई है। ये जो उपपत्ति हो रही है वो हो रही है किसके लिए? व्यक्ति के लिए। तो इसका और उससे संबंध क्या है? तो मैं वही संबंध आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक जो प्राइवेट पार्ट है, यानी पुंसत्व हरण एक ऐसा है, अपन इसको कह सकते हैं नशबंदी। नशबंदी एक नशबंदी प्रकार का होता है, सॉरी सही नहीं लिखा, ये होता है कैसा? नशबंदी के प्रकार का। अब नशबंदी में क्या होता है? नशबंदी में क्या है कि नशे को बंद कर दिया जाता है प्राइवेट पार्टी को, तो उससे क्या है, वो चोटिल हो जाता है कोई व्यक्ति, तो वो संतान की उत्पत्ति करने के लिए सक्षम नहीं होता है। जब सक्षम कोई व्यक्ति संतान की उत्पत्ति करने के लिए नहीं है तो वो क्या हो गया? पुंसत्व हरण हो गया। तो ये जो पुंसत्व हरण है उसको हम किसके अंतर्गत मानते हैं? घोर उपपत्ति के अंतर्गत। यदि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नशबंदी कराई जाती है तो वो पुंसत्व हरण माना जाता है। इसका ये मेन अर्थ है, आपको समझ में आ गया हो। लेकिन जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपको सिर्फ वही शब्द आएगा, पुंसत्व हरण। तो आपको जो याद करने की चीज़ है वो है पुंसत्व हरण। ये मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल में गया हूँ, लेकिन आपको जो याद करना वो है पुंसत्व हरण। अब आता है दूसरा वाला। देखो, सभी को याद करने से अच्छा मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, वो ये कहता है कि आपको क्या करना है। एक तो ये करना है पुंसत्व हरण, एक तो ये करना है आपको कौन सा? पुंसत्व हरण। और आपको क्या करना है? नाक का, कान का, हड्डियों का, जोड़ों का, शरीर का, दांत का, इनका क्या होता है? स्थायी ह्रास होता है। कैसा होता है? स्थायी ह्रास होता है सभी का। अगर आप ओवरऑल इस चीज को याद करके रख लेते हैं कि सभी किसी भी चीज का, यानी मानव के किसी भी अंग का यदि स्थायी ह्रास होता है तो वो घोर उपपत्ति के अंतर्गत आता है। अब आप उदाहरण समझ लीजिए, किसी की उंगली काट देना, किसी का कान काट देना, किसी की आंख फोड़ देना, ये सभी क्या है? घोर उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर? अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है वो कहता है नेत्र का। मान लीजिए किसी व्यक्ति की चाहे एक आंख फोड़ दे या फिर दोनों आंख फोड़ दे, आंखें एक फोड़ दे या फिर दोनों आंखें फोड़ दे, और कैसी आंखें फोड़ दी? स्थायी, यानी उस व्यक्ति को दिखाई ना दे, स्थायी आंखें फोड़ दी गई, तो ये घोर उपपत्ति के अंतर्गत आएगा। तीसरा वाला है किसी व्यक्ति को श्रव्य शक्ति से स्थायी विच्छेद कर दिया जाए, यानी उसको ऐसा कर दिया गया कि वो कभी भी सुनने के लिए लायक नहीं है, वो कभी भी नहीं सुन सकता। चौथा है किसी अंग का विच्छेदन। किसका? किसी अंग का। अब देखो, किसी अंग के अंतर्गत आ जाता है मानव शरीर का कोई भी अंग जिसका विच्छेदन होता है, तो ये, या फिर जोड़ का विच्छेदन, जोड़ यानी हाथ पैरों में जो जोड़ दिए गए हैं, जहाँ से हाथ पैर हमारे मुड़ते हैं, ये जोड़ होते हैं, तो इनका विच्छेदन होता है। जैसे कहते हैं हाथ उतर गया है, हाथ टूट गया है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा पांचवा। अब पांचवा जो कहता है क्लॉज, वो कहता है कि किसी अंग या जोड़ की शक्तियों को स्थायी रूप से नाश करना। कैसे नाश करना? स्थायी रूप से नाश करना। ये पांचवा हो गया। अब आता है छठवा।
छठवां कहता है चेहरे से संबंधित है। चेहरे का स्थायी रूपी से विद्रूपीकरण, चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपीकरण। और सातवें में आता है हड्डी तोड़ना, दांत तोड़ना या किसी भी दांत का विसंधान करना, ये सभी घोर उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो आपने सभी ने पढ़ लिए कि घोर उपपत्ति के अंतर्गत ये 7 चीजें आ गई। अब आपको जो 8वीं चीज याद करना है वो है ये। 8वीं चीज पे आपको फोकस करना है। कैसे? कि मान लीजिए एक व्यक्ति को कोई ऐसी चोट कारित हो गई, यानी इन 7 कंडीशनों के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है? 8वीं कंडीशन को देखना है। अब 8वीं कंडीशन देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि वह व्यक्ति 20 दिन तक बेड पर पड़ा रहा हो, यानी उसने अपना कोई भी कार्य 20 दिन तक नहीं किया और वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहा। और ऐसा नहीं है कि पड़ा है वैसे ही, फिर तो कोई भी व्यक्ति, लेकिन उसको क्या है? शारीरिक पीड़ा होनी चाहिए और वो काम करने में क्या है? असमर्थ है। उस व्यक्ति को 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा, पीड़ा भी कैसी? तीव्र, तीव्र यानी बहुत ज़्यादा गंभीर पीड़ा हो 20 दिन तक, और वह अपने किसी भी कार्य को करने के लिए असमर्थ हो, तो उस व्यक्ति को ऐसा माना जाएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा घोर उपपत्ति कारित की गई है। घोर उपपत्ति क्लियर? आप सभी को घोर उपपत्ति समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लें। देखिए, घोर उपपत्ति के 8 प्रकार हैं या 8 भाग हैं या 8 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या 8 इसके क्लॉज है। कुछ भी आप याद रख सकते हो, लेकिन 8 आपको याद होना चाहिए। अब आता है कि 8 कौन कौन से हैं, तो आपको मैंने क्या कहा, आपको 2 याद रखना है। एक तो पुंसत्व हरण, एक 20 दिन की तीव्र शारीरिक पीड़ा, और बाद बाकी में से कोई भी क्लॉज आता है तो उसको आपको करना है स्थायी विच्छेद या स्थायी ह्रास। आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आता है कि सर घोर उपपत्ति हो गई, अब घोर उपपत्ति के लिए पनिशमेंट कहीं दिया गया है या नहीं दिया गया? तो मैं आपके लिए ज्ञान के लिए बता दूं कि घोर उपपत्ति के लिए कहीं भी पनिशमेंट नहीं दिया गया है। इसको क्रॉस कर दो। तो फिर जो पनिशमेंट दिया गया है वो दिया गया है स्वेच्छा घोर उपपत्ति के लिए। जैसे स्वेच्छा उपपत्ति के लिए दंड था, ऐसे ही स्वेच्छा घोर उपपत्ति के लिए दंड कारित किया गया है। अब स्वेच्छा घोर उपपत्ति बताई गई है हमारी 322 में। स्वेच्छा घोर उपपत्ति कहाँ बताई गई है? 322 में। अब स्वेच्छा घोर उपपत्ति कैसे होती है? कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करता है तो वो स्वेच्छा घोर उपपत्ति हो जाती है। लेकिन स्वेच्छा घोर उपपत्ति ये कहती है कि आपको 335 के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अब ये 335 का मामला बहुत बेकार है। देखो 335 मैंने आपको ऐसे बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कल 334। तो 334 में कहा था कोई व्यक्ति प्रकोपन के कारण यदि उपपत्ति कारित कर देता है तो वो 334 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार है कि जो कोई व्यक्ति है प्रकोपन देता है और उस प्रकोपन के कारण कोई व्यक्ति घोर उपपत्ति कारित कर देता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 335 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा। अब आते हैं हमारे पनिशमेंट वाले दोनों सेक्शन। एक बार आप अब इनकी पनिशमेंटों को याद रख लें। देखिए, अब स्वेच्छा घोर उपपत्ति किसी व्यक्ति ने कारित कर दी, ठीक है। स्वेच्छा घोर उपपत्ति किसी व्यक्ति ने कारित कर दी और उस स्वेच्छा घोर उपपत्ति के लिए जो दंड दिया गया वो दिया गया है 325 में। अब 325 में दंड कितना है? 325 में दंड ये है। ये क्या है? किसी भी भांति का कारावास दिया जाएगा, दोनों में से सादा होगा, कठोर होगा, कैसा भी होगा, जो कि कारावास होगा 7 वर्ष तक। कितने साल तक कारावास होगा? 7 वर्ष तक, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब आती है हत्यारों के साथ
स्वेच्छा घोरपति कार्य करना, यदि कोई व्यक्ति हथियारों के साथ स्वेच्छा घोरपति कार्य करता है तो उसको दिया जाएगा आजीवन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा प्लस जुर्माना। तो ये हमारे इसके लिए पनिशमेंट हुआ है। अब मैं आपको 2 सेक्शन और बताऊंगा जिसको आपको समझना है, आपको याद होना चाहिए। चलो अब देखो 326 और 326 ये क्या है, अम्ल से संबंधित सेक्शन है। ये क्या है, अम्ल से संबंधित दोनों ही सेक्शन है, लेकिन ये मूलतः आईपीसी में नहीं दिए गए थे। ये मूलतः आईपीसी में नहीं दिए गए थे, तो इनको जोड़ा कब, 326 ए और 326 बी को 2013 का जो संशोधन है इसमें इन सेक्शनों को जोड़ दिया गया। अब 326 ए में क्या है और 326 बी में क्या है, आप मोटे तौर पर जान ले। देखो पहले क्या है, कोई व्यक्ति फेंकता है अम्ल। अब अम्ल कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर फेंक देता है तो 326 ए के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, और वह व्यक्ति अम्ल फेंकने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, तो 326 बी के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। 326 ए और 326 बी। पहले में क्या कर रहा है, ए में कि अम्ल को फेंक दे रहा है, और उस अम्ल को फेंक देने से नुकसान होगा, सीधी बात है, या तो क्षतिकारक होगी, या फिर घोरपति होगी, या फिर मृत्यु भी हो सकती है, या बच भी सकता है, बहुत सारी चीजें। और अम्ल फेंकने का क्या है, प्रयत्न करने वाला, मतलब फेंकने ही वाला, तो 326 बी के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब देख लो पनिशमेंट कितना होगा। पनिशमेंट यदि फेंक देता है तो जानता होगा, कम से कम 10 साल होगा, या फिर आजीवन कारावास होगा, या जुर्माना दिया जाएगा। यदि प्रयत्न करता है तो इसका आधा कर दो, 5 साल होगा, 5 साल से 7 साल होगा, और प्लस जुर्माना होगा। तो ये हमारे अम्ल फेंकने के संबंध में दोनों अपराध हैंगे। अब देखना, इसमें मैं आपको अंदर पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा, क्या है इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं जो हम ओवरऑल बता सकते हैं, लेकिन उसको अंदर पढ़ने के बाद ही पता पड़ता है। तो मैं आपको 326 से, जिस किसी के पास बेयर एक्ट है वो सभी अपने बेयर एक्ट में देख ले एक बार, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर, यानी जो कोई किसी व्यक्ति पर अम्ल फेंक रहा है, या किसी अन्य साधनों द्वारा अम्ल फेंक कर, देकर, या किन्हीं अन्य साधनों द्वारा ऐसा कार्य करता है कि संभव है कि उस व्यक्ति को क्षतिकारक हो जाएगी, या तो उसको स्थायी रूप से या आनुषंगिक रूप से क्या हो जाएगा, अंग विकार हो जाएगा, या जल जाएगा, या फिर और कोई चीज़ हो जाएंगी, घोरपति हो जाएंगी, तो ये सभी 326 ए के अंतर्गत माने जाएंगे अपराध। 326 ए और 326 बी में ये सभी अपराध माने गए। और देखना यहाँ पर एक चीज़ और बताई, एक चीज़ क्या है, मान लीजिए अब किसी को घोरपति कारित हो गई, किसी ने, मान लीजिए ए ने अम्ल फेंका बी पर, उदाहरण देख ले आप, ए ने अम्ल फेंका बी पर, बी का मान ले चेहरा जल गया, बी का क्या जल गया, चेहरा जल गया। अब बी ने न्यायालय में किया केस, और केस के पश्चात क्या है, न्यायालय ने जुर्माना अधिरोपित किया, तो उस जुर्माने के अधिरोपित किए जाने के लिए जो उसको सारे जो चिकित्सा के लिए पूर्ति की जाएगी, जो ए द्वारा की जाएगी, कौन देगा, ए देगा, जिसने अम्ल फेंका वही देगा, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सारी 326 ए और बी के अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस सेशन को, या आज के हमारे आईपीसी के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे। और यदि आप सभी लोगों के लिए वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको कहीं भी समस्या आ रही है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं,
तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।